हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो जिज्ञासा बुक है यानी जो साइंस का बुक है उसके छठा अध्याय का नाम क्या है? हमारे आसपास की सामग्री। तो इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बस एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। यानी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जिज्ञासा बुक जो है जो आपके क्लास 6 का साइंस का बुक है उसके छठा अध्याय जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग अपने बुक को ओपन करिएगा। पेज नंबर 116 पर आपको एक पहला प्रश्न दिखेगा, ठीक ना। पेज नंबर 116 पर आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दिखेगा, ठीक ना। तो देखिए आपसे पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके रसोई सॉरी अपने रसोई घर में जाए और देखे कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। रसोई घर का मतलब समझते हैं, जहां पे खाना बनता है, किचन, उसी को रसोई घर बोला जाता है, ठीक ना। तो उस घर में आपको जाना है और देखना है कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, मतलब कहाँ कहाँ कौन सा चीज रखा है। क्या आप छटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने रसोई घर में जाना है, ठीक ना, और देखना है कि कौन सा सामान पहले कहाँ रखा है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये सामान वहां पे नहीं रखा होना चाहिए तो उसको आपको क्या करना है कि छटनी का एक विधि बता देना है, बेहतर विधि, ठीक ना। तो पहले आप लोग उत्तर में लिखिएगा, कैसे लिखिएगा उत्तर, और उसके बाद लिखिएगा कि रसोई घर में विभिन्न खाद्य सामग्रियों को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित की हुई है, ठीक ना। आप अपने रसोई घर में गए और देखें और उसके बाद आपने इतना बात लिखा, ठीक ना। और किस प्रकार से किया गया है आप लोग यहां से लिखेंगे, ठीक ना। पहला आप लोग लिखेंगे कि एक अलमारी में दालें अलग अलग डिब्बों में एक साथ है, मतलब एक वो अलमारी में अलग अलग डिब्बों में, जैसे रहड़ का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, ये सब दाल अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक ना। दूसरा में लिखिएगा कि गेहूं एक अलग बड़े ड्रम में रखे गए हैं। गेहूं जो है वो अलग एक बड़े ड्रम में क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा गेहूं का आटा, जैसे गेहूं को पिसवा देते हैं तो वही आटा होता है, तो गेहूं का आटा एक स्टील की टंकी में रखी हुई है, ठीक ना। चौथा लिखिए कि सभी तेल के डिब्बे एक जगह एक ही अलमारी में रखी गई है, ठीक ना। सभी मसाले के डिब्बे एक ही जगह एक अलमारी में है, जिससे क्या होगा कि हर मसाला को अलग अलग नहीं खोजना होगा। जब भी सब्जी में मसाला डालना होगा तो एक एक जगह जाएंगे, सारा मसाला मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग छठे में क्या लिखिएगा, छठा में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि छठा में लिखिएगा कि फल, सब्जियां, पनीर, दूध, दही, ये सब खराब होने वाली चीजें हैं, जल्दी खराब हो जाएंगी, इसलिए क्या है कि ये सभी चीजें फ्रीज में है, ठीक ना। सातवां आप लोग लिखिएगा, कम से कम 10 आपको लिख लेना है, ठीक ना। तो सातवां में आप लोग लिखिएगा कि चाकू, चम्मच, कांटे और लाइटर आदि एक छोटी खुले कंटेनर यानी डिब्बा में रखा गया है, ठीक ना। सभी खाने के बर्तन एक अलमारी में अलग से रखी हुई है, ठीक ना। बड़े बर्तन जैसे परात, कढ़ाई, भगोनी, कुकर एक अलमारी में रखी हुई है, ठीक ना। कांच का सामान जैसे ग्लास, कप, प्लेट अलग अलमारी में क्या हुआ है, रखा हुआ है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि सभी चीजें अच्छे तरीकों से रखी गई है। तो उसके बाद आप लोग क्या लिख दीजिएगा कि उसके बाद यहाँ पे नोट में लिख दीजिएगा कि सभी सामग्री और वस्तुएं शानदार तरीके से व्यवस्थित है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता नहीं है, तो छटनी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में बोला था ना कि क्या आप छटनी के किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखिए। तो देखिए सभी चीज तो बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से रखे हुए हैं, तो इसमें छटनी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से पहले आप इतना लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, उसके बाद इतना लिखेंगे
और उसके बाद इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होगा। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग बुक में चलते हैं। बुक का आप लोग पेज नंबर 116 निकालेंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब बुक में आप लोग पेज नंबर 116 को निकालेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिखेगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़िए। आपसे दूसरा प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि स्तंभ एक में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखिए। स्तंभ एक यहाँ पे दिख रहा है, इन सभी अक्षरों को क्या करना है कि सही क्रम में लिखना है। लिखे और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ दो में, यहाँ पे स्तंभ दो में ये जो दिए गए वाक्य है ना, इनसे क्या करना है, मिलान करना है। प्राप्त शब्दों का मिलान स्तंभ दो में दिए गए उनके गुणों से क्या करें, मिलान करें आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको सही लिखेंगे, उसके बाद एक काम आपको करना है, ठीक ना। तो सही हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आधा द, फिर लिखा है य, उसके बाद लिखा है द्रव, द और र, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे। क्या करना है कि अक्षरों को सही क्रम में लिखना है सबसे पहले, ठीक ना, और लिख कर एक शब्द बनाना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, क के लिए एक सही शब्द बनाएंगे कि लिखेंगे सबसे पहले द, आधा र, फिर व, फिर य, द्रव्य, ऐसे लिख लेंगे ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए द्रव्य को आप किससे मिलाएंगे कि जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि क को मिलाएंगे 2 नंबर से। सबसे पहले आप इसको सही करके लिखेंगे ऐसे, ठीक ना, ऐसे लिख लीजिएगा ना। और उसके बाद इसको किससे मिला दीजिएगा, उसके बाद इसको इससे मिला दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखा है ल, सी, घू, न, ल। तो इसको लिखिएगा सबसे पहले, इसको घ को घू, उसके बाद लिखिएगा ल, उसके बाद लिखिएगा न, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा सी, ल, घुलन, घुलनशील, ठीक ना। पहले इसको, उसके बाद ल को, उसके बाद न को, उसके बाद सी को, उसके बाद ल को, ठीक ना। और इसको किससे मिला दीजिएगा, तो घुलनशील क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो जल में पूरी तरह घुल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशील बोलते हैं। तो इसको इससे मिला लीजिएगा। साथ ही साथ करते जाइए क्योंकि हम मिटा देंगे, ठीक ना। एक कर लेंगे उसके बाद मिटा देंगे। जैसे आपको हमने बताया था ना कि इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। और देखिए इससे आप लोग एक शब्द बनाइएगा पारदर्शी। यहाँ पे आपको दिख रहा है तो लिख देते हैं। देखिए ऐसे लिखिएगा पार द, और ऐसे लिख दीजिएगा सी, ठीक ना, पारदर्शी लिख लीजिएगा ना। और इससे आप लोग किससे मिला दीजिएगा, जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। और इसको आप लोग किससे मिला दीजिएगा, इससे मिला दीजिएगा। और एक शब्द इससे आप क्या बनाइएगा, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इससे एक शब्द बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं धूतिमय, ठीक ना। पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको धू, ती, म और य। इसका मतलब होता है कि चमकदार सतह वाला कोई भी वस्तु, उसे हम लोग धूतिमय बोलते हैं। तो आप लोग इसको इससे मिला दीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपने क्या किया, दूसरे प्रश्न को हल कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए आपको पेज नंबर 117 को निकालना होगा, ठीक ना। पेज नंबर 117 को निकालिए तो देखेंगे आप यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तीसरा नंबर प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी होते हैं, इसके कारण बताइए, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, इसके आंसर में आप लोग प्यारे बच्चों लिखिएगा, देखिए इसके आंसर में आप लोग तीसरे के आंसर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आर पार हम लोग देख ले उसे पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शी पात्रों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें रखी सामग्री बाहर से ही आसानी से दिखाई देती है। इससे आवश्यक वस्तु को बिना पात्र खोले पहचाना, ढूंढा और उसकी मात्रा का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके घर में नमक का डब्बा, तेल का डब्बा,
और हल्दी मिर्चा ये सब का डब्बा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिससे क्या होता है कि आर पार हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। उससे क्या होता है, उससे आसानी होती है कि किस डिब्बा में नमक है। सभी डिब्बा सेम रहेंगे तो इससे पहचानने में ये आसानी होगा कि इस डिब्बा में नमक है, किसी में तेल है, किसी में हल्दी है। इसीलिए वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिख लिया। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही या गलत, सही है या गलत, और गलत कथनों को सही करके लिखिए। देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए, क ख ग और घ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत। जो गलत होगा उसको सही करके लिखना भी है, ठीक ना। गलत कथनों को सही करके लिखे और जो सही होगा उसको केवल बता देना है कि भाई साहब ये सही है। तो देखिए क नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसको उठाकर यहाँ पे लिख देना है ग ग ल और त, ठीक ना, ऐसे लिख लीजिएगा। और देखिए इसको सही करके लिखना है, हम आपको बताएंगे सही क्या कीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लकड़ी अपारदर्शी है और कांच जो है वो पारभासी है। इसको यहाँ पे उठा के कर दीजिएगा, यानी इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे हम करके भी दिखाएंगे, पीडीएफ में लिख कर लाए। सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा और इसको सही करना है आपको, तो सही करके हम आपको दिखा देंगे। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सही आपको लिख देना है, ठीक ना। चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं, ये बिल्कुल सही है, तो इसको तो सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई आस्थान नहीं घेरता और द्रव्यमान, और इसमें द्रव्यमान है, बिल्कुल ये गलत है। देखिए सेब एक द्रव्य है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह कोई आस्थान नहीं घेरता, ये वाला गलत है। लिखेंगे यहाँ पे कि क्योंकि यह आस्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान है। तो ये कथन जो है ना गलत लिखा है, तो इसके सामने गलत का चिन्ह देना है या फिर गलत लिख देना है, और इन दोनों को सुधार कर भी आपको लिखना है, ठीक ना। तो हम दिखा देते हैं कैसे आप लोग सुधारिएगा। देखिए सही कथन क्या हो जाएगा, जो 2 वहां पे कथन गलत थे उनको सही करके क वाला को सही करके लिखिएगा कि लकड़ी अपारदर्शी है जबकि कांच जो है वो पारभासी है, ठीक ना। और घ नंबर को कैसे सही कीजिए कि सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह आस्थान घेरता और इसमें द्रव्यमान है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आप सही करके लिख सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए 5वें प्रश्न में, 5वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सियां बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित है। कौन सी सामग्री इस गुणों को पूरा करती है, जैसे कठोरता, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मूर्ति या हिलती नहीं है, वो कौन सी चीज हो जाएंगी, ठीक ना। मतलब कि लकड़ी का कुर्सी होगा, लोहा की कुर्सी, या प्लास्टिक का, या बांस का, या सीमेंट का, या पत्थर का, ठीक ना। मतलब कि ऐसी कुर्सी का नाम बताइए जिसपे लंबे समय तक बैठने के बाद भी मूर्ति या हिलती नहीं, यानी कठोर है। तो आप लोग इसके आंसर में लिखिएगा लकड़ी का। देखिए लकड़ी आप लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, क्योंकि लकड़ी भी ज्यादा दिन बाद क्या होता है कि सड़कर टूट भी जाएगा, ठीक ना। इसका परफेक्ट आंसर होगा लोहा हो जाएगा, ठीक ना, सीमेंट का हो जाएगा और पत्थर का हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लकड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिए हल्का भार वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान हो, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखिएगा कि लकड़ी का जो प्लास्टिक का जो कुर्सी होता है वो आसान होता है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, हल्का भी होता है, ठीक ना। और आप लोग देखेंगे बांस का भी हल्का होता है, ठीक ना। लेकिन लकड़ी, लोहा, सीमेंट, पत्थर ये बहुत ही भारी होते हैं, इनको ले जाने में दिक्कत होगी, ठीक ना। उसके बाद देखिए गांव में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती कौन से कुर्सी पे। तो देखिए लकड़ी की कुर्सी पे बैठिएगा तो ठंडी महसूस नहीं होगी, प्लास्टिक पे भी उतना नहीं होगा, और लोहा पे आपको ठंडी महसूस होने लगेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा लकड़ी का, हम आंसर आपको दिखा देंगे, पीडीएफ लिख कर लाए हैं, ठीक ना। प्लास्टिक का और बांस का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी लोहा बहुत ठंडा लगने लगेगा, सीमेंट का भी, पत्थर का भी ठंडा महसूस जरूर हो जाएगा, ठीक ना। इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके
इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके और लंबे समय तक उपयोग में के बाद भी नई जैसी दिखाई देती है, तो वो कौन सी कुर्सी होगी? तो देखिए, नियमित रूप से मतलब धो धाकर उसको साफ किया जाए, तो उसके लिए हो जाएगा प्लास्टिक का कुर्सी। बहुत अच्छा होता है कि धोइएगा भी फिर भी वो खराब नहीं होता है, ठीक ना। लोहा को अगर आप लोग धोते हैं तो जंग वगैरह भी लग सकता है, लकड़ी को भी धोइएगा तो सड़ जाएगा, बांस भी खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे केवल प्लास्टिक लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पीडीएफ को हम आपको दिखा देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पांचवे के आंसर में इन सभी को लिख लीजिएगा। क के आंसर में लिखिएगा लकड़ी, लोहा, सीमेंट और पत्थर। यहाँ पे लकड़ी छोड़ भी सकते हैं, बाकी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक ना। ख में आप लोग लिख लीजिएगा, ख में लिखिएगा प्लास्टिक और बांस, ठीक ना। प्लास्टिक और बांस लिखेंगे, ये क्या होता है? हल्का होता है, ठीक ना। और ग में लिखिएगा लकड़ी, प्लास्टिक और बांस, ठीक ना। और घ में आप लोग लिखिएगा लोहा छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे केवल प्लास्टिक ही लिख सकते हैं, बाकी मन करे तो लोहा भी लिख सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए अपने बुक में देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, छठा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क खाद्य अपशिष्ट, ख टूटा हुआ कांच और ग रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इस सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्री के किन गुणों के बारे में विचार करने चाहिए, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, चलिए हम इसको दिखा देते हैं, ठीक। देखिए, छठा का आंसर में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि खाद्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करने के लिए, अपशिष्ट का मतलब बचा हुआ या फिर खराब चीज, जैसे खाने वाला चीज खराब हो जाए तो उसको एकत्रित करने के लिए यानी कूड़ादान के लिए कौन सा पदार्थ का यूज आप करेंगे? तो लिखिएगा कि खाद्य अपशिष्ट के लिए प्लास्टिक का ढक्कन वाला डब्बा चुनेंगे, क्योंकि यह हल्का, जल रोधी और साफ करने में आसान होता है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों से ख में पूछा गया था, ख वाला आपको ध्यान है, ख में पूछा गया था कि अगर टूटा हुआ कांच रहे तो उसके लिए आप लोग उसको एकत्रित करने के लिए कौन सा चीज का उपयोग करेंगे? तो लिखिएगा कि टूटा हुआ कांच रखने के लिए धातु यानी लोहा, स्टील या मोटे प्लास्टिक के पात्र को चुनेंगे, क्योंकि यह मजबूत होता है और टूटे कांच से आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ख के लिए लिख लीजिएगा। और ग में देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि रद्दी कागज को मतलब एकत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो लिखिएगा कि रद्दी कागज रखने के लिए गत्ते मतलब कार्टून जो होता है वो क्या बोलते हैं, कार्टून आप लोग देखे होंगे जिसमें सामान नहीं रखा जाता है, वो किस चीज का होता है? वो भी कागज का ही होता है लगभग, ठीक ना। तो उस गत्ती का यूज करेंगे या फिर प्लास्टिक का पात्र चुनेंगे, क्योंकि यह हल्का होता है और कागज रखने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तीनों का आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सातवें नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप अपने बुक को ओपन करेंगे, बुक में देखेंगे। देखिए, सातवां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन यह हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वही यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु डैश है और लकड़ी का दरवाजा डैश है। इस सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। आपको देखिए यहाँ पे चुनना है कि वायु बताइए क्या है और दरवाजा बताइए क्या है। इन चारों में से कोई एक चूज करके इसमें भरना है, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो वायु क्या है? तो वायु पारदर्शी है और लकड़ी का दरवाजा क्या है? अपारदर्शी है। क नंबर ऑप्शन ही यहाँ पे भर देना है आपको, ठीक ना। ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि वायु जो है पारभासी नहीं है और जो लकड़ी का दरवाजा है वो पारदर्शी नहीं है, ठीक ना। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? ये तीनों ऑप्शन गलत है, बट ये वाला सही है। आपको क्या करना है कि इसको उठाकर यहाँ भरना है, इसको उठाकर यहाँ पे भरना है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सातवां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आठवां प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आठवां प्रश्न को पढ़िए। आठवां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्री है, क और ख। जब आप
सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अब जब आप दोनों सामग्री को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क जो दब नहीं रहा था पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री क कठोर है या नरम? सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या कीजिए। तो देखिए सामग्री क जो है वो कठोर है। जैसे आप लोग गुड़ का टुकड़ा देखेंगे, गुड़ मतलब मीठा, मीठा का जो टुकड़ा देखेंगे वो दबाने पे दबता नहीं है लेकिन पानी में डालने पे गल जाता है। जैसे चीनी का भी देखेंगे, चीनी कठोर होती है लेकिन पानी में डालने पे क्या होता है कि गल जाता है, यानी पिघल जाता है, मिल जाता है। ठीक ना। तो यहाँ पे क वाला क्या हो जाएगा? क वाला मीठा हो जाएगा। ख वाला क्या हो जाएगा? ख क्या होता है कि दबाने पे दब जा रहा है लेकिन घुल नहीं रहा है, तो यहाँ पे रुई हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, और यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रबड़ हो जाएगा। ठीक ना। तो इसके आंसर में देखिए कैसे आप लोग लिखिएगा। इसके आंसर में लिखिएगा, 8वें के आंसर में लिखिएगा कि सामग्री क, आपसे पूछा जा रहा था कि सामग्री क क्या होगा और ख क्या होगा, तो लिखिएगा सामग्री क साबुन या गुड़ हो सकता है। साबुन को भी दबाने पे दबता नहीं है जल्दी, और गुड़ मतलब मीठा को भी दबाने पे दबता नहीं है लेकिन पानी में डालने पे घुल जाता है। तो सामग्री क साबुन या गुड़ हो सकता है। ये दोनों ही छूने पर कठोर महसूस होते हैं और जल में आसानी से घुल जाते हैं। और सामग्री ख क्या होगा? रबड़ या रुई हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को दबाने पे दब जाते हैं लेकिन जब इसे हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि अपना आकार रबड़ हो सकता है जो दबाने पर आसानी से अपना आकार बदल लेती है और जल में अघुलनशील होती है, मतलब जल में घुलता ही नहीं है। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप अपने बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 118 पर ये 9वां वाला प्रश्न आपको दिख जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9वां प्रश्न आपको दिख रहा है। 9वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं दिए गए गुणों के आधार पे मुझे पहचाने। मैं चमकदार हूं। तो चमकदार क्या होता है आपको बताना है। तो सोना, चांदी, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक ना। तो ऐसे ही आपको सभी के बारे में बताना है। ठीक ना। उसके गुण दिए रहेंगे, आपको यहाँ पे लिख देना है कि वो कौन सी चीजें हो जाएंगी। तो सोना या चांदी हो जाएगा इसका आंसर। मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? स्पंज या रुई। संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज या फिर रुई हो जाएगा। मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ। कठोर मतलब मुझे आसानी से दबाया नहीं जा सकता लेकिन जल में घुल जाती हूँ। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड़ हो जाएगा। गुड़ मतलब मीठा या फिर नमक या फिर चीनी। ठीक ना। देखिए अगला है कि आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पे पारभासी के बारे में आपको बताना है। पारभासी का मतलब होता है कि जिसके आर पार पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सके, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो जैसे वाटर पेपर हो जाएगा, या फिर कोई पेपर में तेल लगा हुआ है तो उसके भी आर पार हम लोग थोड़ा थोड़ा ही दिखते हैं, तो उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। मुझमें द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते, तो क्या है? वो वायु है। वायु मतलब हवा। ठीक ना। तो चलिए इन सभी का आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो इन सभी के आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको लिखना है 9वें के आंसर में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था ना कि मैं चमकदार हूं, तो उसके लिए सोना और चांदी लिखिएगा। मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, नहीं दबाया जा सकता है, तो रुई या फिर स्पंज हो जाएगा। और उसके बाद था मैं कठोर और जल में घुलनशील हूं, तो नमक या चीनी हो जाएगा। ठीक ना। आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो वाटर पेपर हो जाएगा या फिर तेल लगा हुआ पेपर हो जाएगा। ठीक ना। मुझमें द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, तो वायु हो जाएगा। ठीक ना। इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो जाएगा। ऑक्सीजन में भी द्रव्यमान और आयतन होता है बट उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक ना। सारे गैसें हो जाएंगी। ठीक ना, जितने भी गैस होती है। ठीक। बाकी चलिए जो 9वां नंबर प्रश्न का ही ख को देखते हैं। ये क का था, 9वां का क का आंसर आपने कर लिया। चलिए अब हम लोग ख को देखते हैं। ख के लिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपसे ख में प्रश्न पूछा जा रहा है। ख में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक ना। ख में कि आप
स्वयं एक मैं कौन हूं पहेली बनाइए। जैसे आपने 9 में था ना कि पहेली की तरह मैं चमकदार हूं, अब बताइए कि मैं कौन हूं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है कि आपको भी पहेली बनाना है। तो हमने यहाँ पे बनाया कि मैं कठोर हूं, जल में नहीं घुलता, पारदर्शी पारदर्शी हूं और खिड़कियों में मेरा उपयोग होता है, मैं कौन हूं आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको देखिए प्रश्न तो ये वाला हो गया, उत्तर में आपको ये लिख लेना है और इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि मैं कठोर हूं, जल में नहीं घुलता, पारदर्शी हूं, खिड़की में मेरा उपयोग होता है, मैं कौन हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच होगा, ठीक ना। बाकी चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के लिए हम बुक पे जाएंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसका हल करेंगे, ठीक। देखिए 10वां प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 10वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपको अग्रलिखित सामग्री प्रदान की गई है, जैसे सिरका, शहद, सरसों का तेल, ठीक ना, और जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और कोई दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील हो, मतलब न घुले, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग ऐसे जोड़े बनाएंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि आपको दो जोड़े ऐसे बनाने हैं जो एक दूसरे में घुलनशील हो। तो लिखेगा 10वां प्रश्न के उत्तर में कि घुलनशील, जैसे सिरका और जल को क्या करते हैं कि आपस में मिला देते तो घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सिरका और जल भी है, ठीक ना, लगेगा केवल जल ही है। जैसे शहद और जल ये भी क्या है, घुलनशील है, एक दूसरे में घुल जाते हैं, फिर इसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। और जैसे ग्लूकोज और जल है ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें से आपको क्या करना है कि दो को लिख लेना है। आप सिरका और जल लिख लीजिए, ग्लूकोज और जल लिख लीजिए, या फिर तीनों लिख लीजिए, ठीक ना। उसी प्रकार से आपको अघुलनशील के लिए लिखना था तो लिखेगा अघुलनशील और सरसों का तेल और जल। आप लोग सरसों का तेल और जल को मिलाएगा, पानी में मिलाएगा सरसों का तेल, तो ये घुलता नहीं है, ये दिखाई दे देगा कि सरसों का तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अघुलनशील हुआ। उसी के बाद देखिए गेहूं का आटा और जल, गेहूं के आटा में जल को मिलाएगा तो कुछ देर के लिए तो लगेगा कि घुल गया, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, नीचे उसके बैठ जाएगा आटा और जल भी ऊपर तैरने लगेगा, ठीक ना। मतलब ये क्या होगा कि घुलेगा ही नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी चलिए आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें टोटल कुल कितने प्रश्न थे, कुल 10 ही प्रश्न थे। तो ये प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक ना। क्या करना है, कमेंट करना है। हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना।